एक बहन जो कि पिछले 7 साल से एक बच्चे को लेकर अकेली रह रही है। घर वालों से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। 7 साल बाद एक दिन अचानक से उसका भाई आता है और आने के बाद कहने लगता है कि बहन मेरे बच्चे को मुझे दे दो। इस बात को सुनकर बहन एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि अब तुम अपने बच्चे को अपने पास कैसे रख सकते हो। तो यहाँ पर जो भाई होता है वो उसे ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद बहन को भी विश्वास हो जाता है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। क्या हुआ था ऐसा और कैसे बहन के पास भाई का बच्चा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। गुजरात के अहमदाबाद में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसका नाम समीर होता है और छोटी लड़की है जिसका नाम सुमन होता है। अब समीर और सुमन की एज में काफ़ी ज़्यादा फर्क था और उसी दौरान जो समीर होता है वह शादी के योग्य हो जाता है। समीर के परिवार के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। पिता भी नौकरी किया करते हैं, बेटा भी नौकरी में लगा हुआ है और जो सुमन है वह भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। कुछ ही दिनों बाद वह भी नर्स की नौकरी लग जाएगी। तो यहाँ पर समीर के लिए लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है अनीता और अनीता जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मीडिएटर के थ्रू ये शादी तय होती है और शादी तय होने के बाद दोनों की निश्चित दिन पर शादी कर दी जाती है। लेकिन इस शादी से परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था और साथ में जो समीर होता है सुमन का भाई वह भी बिल्कुल भी खुश नहीं था। खुश ना होने का एक ही कारण था क्योंकि इन लोगों को उम्मीद दहेज ज़्यादा की थी, लेकिन जो अनीता है वो ज़्यादा दहेज अपने साथ नहीं लेकर आई क्योंकि उसके माता पिता के पास ज़्यादा कोई रुपया पैसा नहीं है। एक छोटा सा घर था और उसे ही बेचकर उन्होंने अपनी बेटी के दहेज में लगा दिया। बाकी की जिंदगी वह इधर उधर अपनी ऐसी काटने के लिए सोच रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई संतान नहीं थी, केवल वो बेटी ही थी और उस बेटी की शादी वो कर चुके थे। इसी वजह से उन लोगों ने उससे रिश्ता तय किया था कि इकलौती बेटी है और पिता ने ढेर सारे पैसे जोड़ रखे होंगे, लेकिन पिता के पास ज़्यादा कोई रुपया पैसा नहीं था। इस बात से परिवार दुखी तो होता है, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमारी तरफ से ये रिश्ता 1 रुपये का है, तो इसी वजह से वह कुछ कह नहीं पाते हैं, अपने मन की बात को मन के अंदर ही रख लेते हैं। धीरे धीरे शादी को जैसे 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने में पति पत्नी में प्यार तो काफी गहरा रहता है, लेकिन जो ससुराल वाले होते हैं वह उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं अनीता को। अनीता जो होती है वह बार बार पूछा करती कि माँ जी, बाबू जी, आप मुझे ऐसे परेशान क्यों किया करते हो, लेकिन वो कोई कारण नहीं बता पाते हैं और इधर यहाँ पर अपने बेटे को भी भड़काने लगते हैं। कहते हैं कि तू इसे तलाक दे दे, कहीं और तेरी शादी करेंगे, अच्छा खासा दहेज मिलेगा। और इसके बाद जो बेटा होता है वह भी उनकी बातों में आ जाता है। इस घर के अंदर जब ये सब कुछ होने लगता है तो जो अनीता होती है वो पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। लेकिन वहीं इस घर के अंदर एक ऐसा इंसान भी था जिसे रुपए पैसों से खास कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल इंसानियत देखा करता था, जो और कोई नहीं, जो अनीता थी उसकी ननद थी जिसका नाम सुमन होता है। अब जो सुमन होती है वह जब अपनी भाभी से बात किया करती तो उसे बताया करती है कि ऐसे माँ जी कह रही थी, ऐसे पिताजी कह रहे थे और पति भी ऐसे किया करता है। तो यहाँ पर सुमन उसे सहारा देती है, कहती है कि भाभी आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय खराब है, इंसान खराब नहीं है। अब यहाँ पर ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन तभी घर वालों का टॉर्चर कुछ इतना बढ़ जाता है कि वह अपनी बहू को कैसे भी करके घर से भगाना चाहते हैं। इधर जो सुमन होती है उसका भी नंबर एक हॉस्पिटल में पड़ जाता है क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है और वह वहाँ पर नर्स बन जाती है। नर्स बनने के बाद वह वहाँ पर रहने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, क्योंकि अब तक तो सुमन थी अपनी भाभी की ओर ले लिया करती थी, घर में सुबह शाम तो आया करती थी, लेकिन नर्स बनने के बाद वह उसी हॉस्पिटल के अंदर काम करने लगती है और वहीं पर हॉस्टल लेकर रहने लगती है। इसके बाद यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह प्रबल हो जाते हैं और प्रबल होने के कारण वह कैसे न कैसे करके अनीता को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तो तलाक ही होकर रहेगा। इसके बाद जो अनीता होती है वह मना भी करती है, कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इस बार वो साफ साफ बोल देते हैं कि तुझसे जितनी उम्मीद थी उतना दहेज तू नहीं लेकर आई और इसी वजह से अब तो हमें तलाक चाहिए।
जब अनीता के सामने दहेज की बात आ जाती है तो वह भी चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं दहेज के लिए ये उसके साथ ऐसा वैसा कुछ ना कर दे, क्योंकि दहेज का लालच हुआ ही ऐसा करता है, क्योंकि वो तो फ्री में आ जाता है ना। लड़के वालों को लगता है कि लड़की वालों के यहाँ से फ्री में सामान आ गया है और अब इसको आराम से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। उसके लिए अपने बेटे को भी सही तरह से रखना पड़ता है। अगर बेटा सही नहीं है तो दहेज कहाँ से मिलेगा। ऐसी कुछ बातें हुआ करती हैं जो कि बुजुर्गों के दाव पेच है। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, आते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो यहाँ से जो अनीता है वो अपने घर चली जाती है, अपने मायके में रहने लगती है। लेकिन जैसी कुछ दिन मायके में रहती है तो उसे पता चलता है कि वह तो गर्भवती है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वह अपनी जो ननद होती है उसे इस बारे में बताती है। ननद जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उसकी भाभी को घर से निकाल दिया गया है, लेकिन इस बात को सुनकर वह खुश होती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं घर वालों को बताऊंगी। लेकिन जैसे ही घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उसके बाद जल्दी जल्दी से तलाक की कार्रवाई आगे बढ़ाने लगते हैं। कहते हैं कि भले प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, हम लोग उसे नहीं अपनाएंगे, अब तो उसे तलाक होकर रहेगा। ऐसा सोचकर वो लोग जल्द से जल्द तलाक कराना चाहते हैं। इधर यहाँ पर जो अनीता होती है तलाक के केस लड़ते लड़ते खुद इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जब उसकी डिलीवरी का समय आता है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसे आने वाले बच्चे की टेंशन है। माता पिता खुद ही किराए पर रहा करते हैं, उनके पास रहा करती है, और कैसे वो अपने बच्चे को पालेगी जब ये लोग उसे तलाक दे देंगे। सारे के सारे कानूनी दावपेच थे वो यही इशारा कर रहे थे कि अब इन दोनों का तलाक हो ही जाएगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह खाने पीने पर ध्यान नहीं देती है। और तलाक से कुछ दिनों पहले अचानक से एक दिन जो अनीता होती है उसके पेट में दर्द होता है, क्योंकि डिलीवरी का समय आ गया था। और उसके बाद जब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी अब क्या करें, कहाँ ले जाए तुमको, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो उसके बाद अनीता कहती है कि आप ऐसा करो, फलाने हॉस्पिटल में ले चलो, वहाँ पर मेरी ननद काम किया करती है और वो मुझे सहारा देगी। इस बात को सुनकर पहले तो वो हैरान होते हैं, लेकिन वो बताती है कि माँ बाबूजी वो ऐसी नहीं है, पूरे परिवार में सबसे अलग है और वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यहाँ से जो अनीता होती है वह अपनी ननद को फोन करती है और वह भी कहती है कि फौरन से यहाँ पर आ जाओ, मैं डिलीवरी यहीं पर करवा दूंगी। ऐसा कहकर वह उसे बुला लेती है और अनीता अपने बूढ़े माता पिता के साथ वहां से सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद जो सुमन है वो फौरन से अपनी भाभी को लेबर रूम में ले जाती है और वहां पर जाकर डिलीवरी का प्रोसेस रेडी किया जाता है। लेकिन डिलीवरी के टाइम में जब टेस्ट वगैरह होते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिन परिस्थितियों के चलते जो सुमन होती है वह बाहर आकर अनीता के पिता से कहने लगती है कि बाबूजी दोनों में से एक ही बच पाएगा, अब कौन बच सकता है इसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि आपने इनके खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर जो वह उसका अनीता का पिता होता है वह कहता है कि बेटी हम लोगों ने तो किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, लेकिन उस केस के चलते ये कुछ ढंग से खा ही नहीं पाई, अब करे भी तो क्या करे, अब तुम कैसे भी करके किसी न किसी को तो बचा लो। इस बात को सुनकर सुमन जो होती है वह अंदर जाती है, कहती है कि बाबूजी कोशिश तो करूंगी कि दोनों ही बच जाए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वह अंदर तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद जब थोड़ी देर बाद डिलीवरी हो जाती है और वह बाहर निकलती है तो उसकी गोद में एक बच्चा तो था, लेकिन साथ में उसके चेहरे पर काफ़ी गहरी उदासी भी थी, क्योंकि अनीता जो थी वो डिलीवरी के टाइम पर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसे हो गए थे कि अनीता अब बच नहीं पाती है। बच्चा उसकी गोद में था और वह लाकर जब नाना नानी को यह बच्चा देती है तो वो लोग उसे गोद में लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटी जब हमारी बेटी नहीं रही तो ये बच्चा हमारा क्या लगता है, इसके लिए ही तो मेरी बेटी इस दुनिया से गई है। उन लोगों को इतनी भी सुध नहीं है कि उनकी बहू से बच्चा हो रहा है तो वो ही संभाले इसको, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो खुद को ही अपना जीवन पालना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसा कहकर रोते हुए माँ बाप तो अपनी बेटी की बॉडी को लेकर चले जाते हैं और वो बच्चा उसी के पास रह जाता है। इसके बाद जो सुमन होती है वह अपने भैया को खबर करती है, लेकिन भैया यहाँ पर आता है और जब उसे पता चलता है कि अनीता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है तो उसके बाद उस पर इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वह इस बच्चे को लेने से भी मना कर देता है। कहता है कि ये बच्चा मैं भी अपने पास नहीं रखूंगा। साथ में सुमन के माता पिता भी थे और सुमन जब ये बात देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो तुम भी मत रखो और कोई भी मत रखो इस बच्चे को, मैं रखूंगी ना, तो मैं शादी करूंगी और इस
इस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी को जीऊंगी। आखिर है तो ये मेरा भतीजा और मैं इसे अपने साथ ही रखूंगी। ऐसा कहकर सुमन उसे अपने साथ रखने लगती है। जो सुमन के माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ दिनों बाद मान जाएगी और उसके बाद हमारी बात मान लेगी, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुमन अपने फैसले पर अड़े रहती है और वह अलग से एक घर लेती है किराए का और वहां पर अपने बच्चे को रखा करती है और साथ में उसे हॉस्पिटल भी साथ ही ले आया करती है, क्योंकि जब हॉस्पिटल वालों को ये पूरी बात पता चलती है तो वो लोग भी सहानुभूति दिखाते हैं और उसे वहीं पर खिलाने पिलाने या रखने का इंतजाम कर देते हैं कि दिन के समय में बच्चा वहां पर रहेगा और बाकी शाम के समय में वापस से ऐसे वो घर चला जाएगा। ये सारी बातें हो रही थी और इधर दूसरी ओर जो सुमन के घर वाले होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो उसका भाई होता है समीर, उसके माता पिता, वह लोग अब दूसरी शादी की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि केस तो वहीं पर खत्म हो गया जहाँ पर उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और बच्चे का जिक्र उसने सामने आने ही नहीं दिया था। उसके बाद जो पति होता है वह अब अपनी दूसरी शादी करना चाहता है और उसके बाद उसे एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा से वह शादी कर लेता है और घर वाले सुमन से बार बार कहा करते कि बेटी तू घर आ जा, इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दे, लेकिन सुमन साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं इतना तो कमाई करती हूँ कि इस बच्चे का भरण पोषण कर लूँ, तो मैं शादी तो करूँगी ही नहीं, तो आराम से आप अपने जीवन को व्यतीत करो और मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। ये बातें सुनकर घर वाले भी कहने से बंद हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इन बातों को लगभग 7 साल बीत जाते हैं तो 7 साल बाद एक दिन जो उसका भाई होता है समीर, वह उसके घर पर आता है और घर पर आने के बाद जैसे सुमन दरवाजा खोलती है और अपने सामने अपने भाई को देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद समीर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि बहन मेरे बच्चे को मुझे दे दो। इस बात को सुनकर जो सुमन है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि भैया ये तुम क्या कह रहे हो, अब क्यों जरूरत पड़ गई 7 साल पर तुम्हें इस बच्चे की, अब तक तो तुमने एक बार देखा भी नहीं कि किस हालत में है, कैसे रह रहा है। तो उसके बाद जो समीर होता है रोते हुए सुमन को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद सुमन को भी महसूस होता है कि ऊपर वाले के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। दरअसल समीर बताता है कि बहन उसके बाद हमने शादी कर ली, तो शादी करने के बाद मैं अपने जीवन को अपनी पत्नी के साथ जीने लगता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब शादी को समय बीतता है तो उसके बाद मेरे परिवार वालों को भी औकात याद आ जाती है, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वह घर वालों को इन बातों को सुन चुकी थी पहले ही और इसी वजह से वह उनसे उसी तरह का व्यवहार किया करती है जैसा कि वो अनीता के साथ किया करते थे, यानी कि छोटी छोटी बातों पर ताना मार दिया करती, क्योंकि वह तो अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई थी और कुछ भी काम वगैरह नहीं करती है। इसके बाद जब धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है तो कुछ समय बाद जब मेरी पत्नी मां नहीं बन पाती है, यानी कि कुछ ऐसा हो गया था जिससे मेरी पत्नी मां नहीं बन रही थी, हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब दोनों का चेकअप करने के बाद कहते हैं कि किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग खूब कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी जब संतान नहीं हो पाती है तो उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे भी लड़ाई करने लगती है। कहती है कि ये सब उसका नतीजा है जो तुमने अपने पहले बच्चे को इस तरह से छोड़ रखा है, क्योंकि घर के अंदर उसे सारी बातें पता चल गई थी और वह कहने लगती है कि उसी बच्चे की वजह से अब मुझे संतान नहीं हो रही है, क्योंकि जब तुमने एक संतान को इस तरह से धुतकार दिया तो उसके बाद अब ऊपर वाला तुम्हें संतान ही नहीं दे रहा है। ऐसा कहकर वो मुझसे लड़ाई करके घर छोड़कर चली जाती है और उसने शर्त रख दी है कि जब तक उस बच्चे को वापस नहीं लेकर आओगे तब तक मैं उस घर में नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वो मायके में बैठी हुई है। कई बार हमने कोशिश की, सोचा कि तुमसे उस बच्चे को ले आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और अब जब उसने दहेज का केस डालने की हमें धमकी दे दी है और हमारे पूरे परिवार को सलाखों के पीछे करने के लिए कहा है, तो उसके बाद अब मेरी मजबूरी है और तुम ऐसा करो, इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सुमन को पता चल गया था कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है और इसी वजह से अब इनके साथ न्याय हो गया है। उसके बाद सुमन अपने भाई की मदद तो नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि वह भी कभी उस परिवार का हिस्सा थी। इसी वजह से वह अपने भाई के साथ उस बच्चे को लेकर घर जाती है और घर जाने के बाद अपने भाई की पत्नी को वापस बुलाती है। भाई की पत्नी जिसका नाम सीमा होता है वह आ तो जाती है और आने के बाद सुमन उससे पूछने लगती है कि भाभी देखो, मैंने आपको कभी भी नहीं देखा पहले और आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ। तो उसके बाद जहाँ पर जो सीमा होती है वह उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, कहती है कि आपने ही तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं तो आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और आपकी पूरी कहानी मुझे पता है। शादी की पहली रात को ही आपके भैया ने मुझे सारी बात बता दी थी और उसी के बाद मैंने इन घर वालों को सबक सिखाने का फैसला किया था।
इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था, वरना मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात को सुनकर सास ससुर और पति जो होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वह सभी लोग उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। 7 साल के बच्चे को अब वह लोग अपने साथ रख रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बच्चे को अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराया है और उस बच्चे को वह पाल पोस रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरी भाभी होती है जिसका नाम सीमा होता है, उसने बच्चा करने से साफ इनकार कर दिया है कि अब अगर हो या ना हो, लेकिन हम लोग बच्चा नहीं करेंगे और हमें इसी तरह से अपने जीवन को जीना है। ऐसा कहकर वो मना कर देती है और उस बच्चे को वो पाल पोस रहे हैं। यहाँ पर जो समीर होता है उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और इन गलतियों के एहसास के चलते वह एक दिन जाकर अनीता के माता पिता से इस बात की माफ़ी भी मांगता है। कहता है कि आप लोगों जैसा इंसान तो हमें कोई मिला ही नहीं और हमने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें माफ़ कर देना। हालांकि मुश्किल तो बहुत है क्योंकि हमने जो किया है वो पाप है, लेकिन फिर भी अगर आप माफ़ कर दोगे तो हमारी ज़िंदगी आराम से व्यतीत होगी। उसके बाद वो लोग उसे माफ़ कर देते हैं और समीर उनका बराबर ख्याल रखता है जिस तरह से वो खुद के माता पिता हों आज के समय में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जहां पर एक लड़की इस दुनिया को छोड़कर तो चली गई, लेकिन उसके बाद भी उसके जो पति था उसे सबक मिला, उसकी सास ससुर को सबक मिला और वो लोग अपने जीवन को आज अच्छी तरह से जी रहे हैं और अपनी उस सभी गलतियों को उन्होंने सुधार लिया है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में दहेज की वजह से अपने परिवार को उजाड़ना चाहा समीर ने, लेकिन उसके बाद परिवार तो उजड़ गया, लेकिन जब दोबारा बसा तो उसमें वो चीज़ नहीं मिल पाई जो वो चाहता था। इसी वजह से वह दोबारा से अपनी उस गलती को सुधारता है। हालांकि इस गलती की माफ़ी तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी वह जीवन को इस तरीके से तो जी सकता है पश्चाताप समझकर उसकी पत्नी बार बार उसे याद दिलाती रहेगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।